देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, एक होता है फील्ड फोर्स और दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्स। जो फोर्स की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी होता है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी कांटेक्ट फोर्स। और जो फोर्स की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता है, दैट इज सेड टू बी फील्ड फोर्स। आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है। दो चार्जेस को आप फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लाओ, फिर भी दोनों के बीच में ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लगता है। दो मैग्नेट्स को आप एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे रख दो, तो भी दो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी, वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगता है। बेटा दरवाजा बंद कर दे दो। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों फोर्सेस फील्ड फोर्स है। और जो फील्ड फोर्स होते हैं ना, वो फील्ड फोर्स के लिए ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना, ये वर्ड्स को लाइफ टाइम के लिए माइंड में सेट करके रख देना कि जो फील्ड फोर्स होते हैं ना, वो फील्ड फोर्स के लिए ऑलवेज पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है? तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन होती है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की तीन डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की डेफिनेशन नंबर 1 थी कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस एब्सेंट होते हैं तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोला जाता है। फिर दूसरा बोला था, मारू लेक्चर चालू है, 7:30। अगर फिर से मेरे वर्ड यहां पर ध्यान से सुनो, अगर क्या कहां थे हम, हाँ, अगर रेजिस्टिव फोर्सेस एब्सेंट होते हैं तो वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। और इसीलिए ग्रेविटेशन के कोई भी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमने एयर रेजिस्टेंस को ऑलवेज निग्लेक्ट किया हुआ है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होगी, एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। तो फंडामेंटली यू कैन से दैट द कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम, the capacity of any system to do work due to its special position in given force field or given field is called as its potential energy at that point, potential energy at that point। ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। देखो मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो क्या है, बट फिर भी एक बार यहाँ पर डिस्कस करता हूं। देखो आप सबको पता है कि अगर पानी सर्टेन हाइट पर है और पानी को सर्टेन हाइट पर है, वो हाइट पर से नीचे की तरफ गिराया जाए तो उससे आप टरबाइन गोल 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 घुमा सकते हो। जब भी हाइड्रोलिक पावर स्टेशन होता है, जैसे हमारे सरदार सरोवर डैम के पास है, वहां पर पानी जब डैम ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो डैम में से जब पानी नीचे गिरता है तो उसको एक टरबाइन पे गिराया जाता है, जिससे टरबाइन गोल 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 घूमता है और वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट पानी जब ऊपर से नीचे आता है, तब ऊपर जब होता है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहने का मतलब मेरा क्या है वो ध्यान से समझो। कंसीडर करो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कंसीडर करो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अभी कंसीडर करो कि मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है।
वुडन होना जरूरी नहीं है, बट एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक का मास कंसीडर करो कि m जितना है। ये ब्लॉक अभी कंसीडर करो कि यहाँ पर है। ये ब्लॉक को अगेंस्ट ग्रेविटेशन अगर मुझे सर्टेन हाइट पर ले जाना है, इसी ब्लॉक को अगर सर्टेन हाइट पर ले जाना है, तो वो अपने आप जाएगा या मुझे ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा ना। तो कंसीडर करो कि ये ब्लॉक अभी, कंसीडर करो कि ये ब्लॉक अभी y1 जितनी हाइट पर है। कंसीडर करो कि ये ब्लॉक अभी, कंसीडर करो कि ये ब्लॉक अभी y1 जितनी हाइट पर है, और उसको y1 हाइट से y2 हाइट तक ले जाने के लिए, y1 हाइट से y2 हाइट तक ले जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। y1 हाइट से y2 हाइट तक ले जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैं जो भी वर्क करूंगा, कंसीडर करो कि अभी वो y1 हाइट पर है, और y1 हाइट से y2 हाइट तक ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। बेटा वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स या एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है, बराबर ना प्रियल? कोई भी आदमी की बॉडी में सेल के Yes, अंदर जो sir. एनर्जी होती है वो तो एटीपी के फॉर्म में होती है ना। Yes, sir. हाँ, तो एटीपी के फॉर्म में मेरे बॉडी में जो एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पर खर्च होगी, और मेरी बॉडी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय, only one form of energy can be converted into another form of energy, but the total amount of energy must be remain constant. तो यहाँ पर मेरी बॉडी में से जो एनर्जी खर्च होगी उतना ही वर्क होगा, और जितना वर्क होगा उतनी ये सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो फंडामेंटली यू कैन से दैट whatever work done to bring m mass of object from y1 height to y2 height is stored in a system which is known as potential energy, which is known as potential energy of the system, which is known as potential energy of system. तो यहाँ पर जितने अमाउंट में वर्क होगा उतने ही अमाउंट में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। चलो यहाँ पर वर्क कितना होगा, तो वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है F डॉट डी। देखो यहाँ पर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ वेट mg जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि हम उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ करवाने वाले हैं कितना, y2 माइनस y1 जितना। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो सर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y2 माइनस y1 जितना, और कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इज mg, या आप यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो। एफ डी कॉस थीटा, F equal to force is mg, d displacement is equal to y2 minus y1 and cos theta equal to cos 180। क्योंकि देखो यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, जिसके अगेंस्ट वर्क करके हम उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स नीचे की तरफ है, जिसके ऑपोज में हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर वर्क डन मेरे हाथ से किया हुआ वर्क डन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, इसलिए मैंने फोर्स mg कंसीडर किया है।
तो cos 180 की वैल्यू आएगी -1, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -mg y2 - y1। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया -mg y2 - y1, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। खास याद रखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये बात खास याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। बेटा अभी मैं इसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कंजर्वेटिव का मतलब मैं क्या लेने वाला हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, याद रखो कि कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात आपको कहीं पर भी याद रखनी है। देखो इसके बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ना, तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि कहने का मतलब क्या है। बट एक बात याद रखो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई सरफेस से, कोई लेवल से h जितनी हाइट पर होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh जितनी कंसीडर करनी होती है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंसीडर करनी होती है? mgh जितनी कंसीडर करनी होती है। एक मजेदार क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूं, सब लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि मेरे पास एक रिंग है, न्यूमेरिकल में कंसीडर करो कि मेरे पास एक रिंग है। बोलो इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, ये रिंग के अंदर ये रिंग का जो रेडियस है, वो रेडियस कंसीडर करो कि r जितना है। रिंग का रेडियस कितना है? r जितना है। अब रिंग के अंदर मैंने दो बीड्स को रखा हुआ है। बीड तो पता है ना आपको, बीड क्या होता है? मणका। गुजराती यस में सर। कहिए तो मणको। एक बीड इधर है और दूसरा बीड नीचे है, जिसको मैं कोई अलग कलर से दिखा देता हूं। बेटा कंसीडर करो कि ये एक दूसरा बीड है, ये दूसरा बीड है। ऊपर वाला जो बीड है ना, वो उसका मास m1 है, और नीचे वाला बीड जो है ना, उसका मास m2 है। अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ऊपर वाला जो बीड है ना, उसको हल्के से धक्का मारा गया। ये जो वायर है ना, रिंग का वायर, वो फ्रिक्शनलेस है। और अगर ये फ्रिक्शन, क्वेश्चन में अगर बीड का वायर फ्रिक्शनलेस है, बीड का वायर जो है, बीड का वायर फ्रिक्शनलेस है, और अगर बीड का वायर फ्रिक्शनलेस बोल दिया ना, इसका मतलब खुश हो जाओ, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स का सिस्टम है। अच्छा, ऊपर वाले बीड को धक्का मारा गया, तो ऊपर वाला जो बीड है ना, वो मोशन करना स्टार्ट करेगा। यस सर। हल्के से धक्का मारा, फ्रिक्शनलेस है, इसलिए ऊपर वाला बीड मोशन करके नीचे आता है। नीचे आके वो M2 वाले के साथ टकराता है। यस और नो? यस सर। अच्छा, यस तो न्यूमेरिकल में ऐसा बोला गया है कि M1 मास वाला बीड ऊपर से नीचे आके M2 के साथ टकराता है। आफ्टर कोलिजन M1 बीड बिकम स्टेशनरी। आफ्टर कोलिजन M1 मास वाला जो बीड है ना, ये स्टेशनरी हो जाता है। और M1 मास वाला भले स्टेशनरी हो गया, लेकिन M2 मास वाला बीड अब मोशन करने लगता है। M2 मास वाला बीड अगर मोशन करने लगेगा, तो हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि M2 मास वाला जो बीड है ना, वो मैक्सिमम सेंटर तक ही जा पाता है, फिर वहां से वापस आता है। समझ में आया?
Yes, sir. 2 मास वाला जो बीड है ना, वो आफ्टर कोलिजन सेंटर तक की हाइट तक ही जा पाता है और फिर वापस आता है। तो हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ m1 अपॉन m2। ओके, मैं यहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो, सबसे पहले मैं m1 मास वाले बीड के रिस्पेक्ट में चेक करता हूं। तो m1 मास वाला बीड अभी कितनी हाइट पर है? ये रेफरेंस अगर कंसीडर करता हूं, ये रेफरेंस, तो अभी वो 2r जितनी हाइट पर है। Yes. यस सर। यस ना? अभी वो स्टेशनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल एनर्जी ऑफ बीड 1, बेड नहीं बीड 1, तो बीड 1 की इनिशियल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जब वो ए पोजीशन पर है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी, उसका मास m1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और 2r उसकी हाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2m1gr जितनी उसके पास टोटल एनर्जी है। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब बीड 1 नीचे आया बॉटम पर, तो एट बॉटम फाइनल एनर्जी ऑफ बीड 1 की फाइनल एनर्जी कितनी होगी? तो अब तो वो बॉटम पे आ गया है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी। उसकी स्पीड अगर v1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1v1 स्क्वायर। और अब वो टोटली बॉटम पर आ चुका है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। तो अब उसकी एनर्जी होगी हाफ m1v1 स्क्वायर। बोलो, डाउट है? No, sir. No doubt. नो डाउट सबको ना? साहिल, सबको पूछ रहा हूं बेटा, जरा भी हेजिटेट मत करो, सीखने के लिए ही आते। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार पूछना। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल एनर्जी। चलो, फाइनल एनर्जी इज हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल एनर्जी वाज 2m1gr। चलो, इसका मतलब m1 कैंसल, तो अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन मिल गया v1 स्क्वायर इक्वल टू 4gr। और इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में छोड़ देता हूं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। सेम वे, अब मेरी बात समझो, m1 मास वाला बीड m2 के साथ टकराएगा, इसलिए m2 को कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी। यस और नो? यस सर। है ना? तो m2 को अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी, तो m2 को मिलने वाली वेलोसिटी सपोज कर लो कि v2 है। सपोज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बीड 2 की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 है, इज v2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट बॉटम टोटल एनर्जी ऑफ B2, चलो B2 की टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो वो तो एकदम बॉटम पर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब हाफ m2v2 स्क्वायर। अब ये जो बीड 2 है वो मैक्सिमम
सी पॉइंट या बी पॉइंट तक जा सकता है। अगर वो मैक्सिमम बी पॉइंट पर जाकर के वापस आता है तो एट बी पॉइंट टोटल एनर्जी ऑफ B2, चलो B2 की टोटल एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पर? हाँ, तो बी पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है mgh। बी पॉइंट पर वो कितनी हाइट पर है? m2gr। वेरी गुड यात्रा, m2gr। और यहां पर जाकर के वापस आता है, मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0। वेरी गुड। तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी m2gr है। तो B2 के लिए इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी यूज करते हैं, तो हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल टू m2gr। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि m2 कट v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2gr। तो इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 2 बोल के साइड में छोड़ देता हूं, क्योंकि ये मेरे काम में आने वाला है फ्यूचर में। अच्छा, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर, ये चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको जब एनर्जी से आगे सोचने में दिमाग काम करता बंद हो जाए, तो आपको कंपलसरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है। According to law of conservation of linear momentum, you all very well know that momentum of the system before collision must be after collision. चलो कोलिजन कहां पे होने वाला था? कोलिजन ये पॉइंट पे होने वाला था। ये पॉइंट पर ए की वेलोसिटी v1 थी और बी की वेलोसिटी इनिशियली 0 थी। ए स्फीयर की वेलोसिटी इनिशियली v1 थी, बी की 0 थी। आफ्टर कोलिजन ए की 0 हो जाती है और बी को कुछ वेलोसिटी मिलती है। बिफोर कोलिजन में लिखता हूं, तो बिफोर कोलिजन पहले वाले स्फीयर का m1 v1, बी वाले का 0। आफ्टर कोलिजन ए वाले का 0 और बी वाले का m2 v2। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। मुझे तो यहां पर m1 और m2 का रेशियो चाहिए, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। यस और नो? यस सर। चलो यहां पर v2 की वैल्यू √2gr लिख सकता हूं और v1 की वैल्यू √4gr लिख सकता हूं। तो आंसर आएगा 1:√2। m1 और m2 का रेशियो कितना आया? 1:√2। अल्टीमेटली बेटा ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन है। कल हम टेक्स्ट बुक के भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, साथ साथ में काफी सारी बाहर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हो सके तो कल का लेक्चर कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना। कल मैं 5 बजे स्टार्ट करूंगा, ऑलमोस्ट 6:45 तक की क्लास होगी। ठीक है? ओके सर। हाँ, चलो यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय बेटा।